गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर आप सभी का रेम एकेडमी यूट्यूब ऐप पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और वो सीरीज है आपका सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट। अगर मैं सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं तो ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को देख चुके हैं हम लोग। अब सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं और इसको टू द पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सरल शब्दों की बात हुई है तो सरल शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग कॉपी नोटबुक ले लीजिए। जो हम लोगों ने 10 सबसे इंपॉर्टेंट रूल को पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट की जितनी तारीफ करें उतनी कम है और उसी को हम लोग आगे फॉलोअप करेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। बस बेटा आप नोट्स बनाइए, विश्वास रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं रखना बेटा। आते हैं और समझते हैं, क्लियर करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, एंड लुक एट हियर। देखो, मैंने आपको बताया था कि नो, नो वन, समवन, समबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी, जब इस तरह के शब्द आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। लेकिन अब जो रूल नंबर 11 है, जरा ध्यान से देखना बेटा इसे। रूल नंबर 11 कह रहा है कि बोथ, देखो बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होगा बेटा? दोनों। और फ्यू मतलब होता है कुछ। देखो, ये एडजेक्टिव है, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई पूछे फ्यू क्या है तो आप बताओगे एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा। बोथ क्या है? बोथ आपका कंजक्शन है। लेकिन अभी ये जो वर्ड्स हैं, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड सम, ये सभी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं बेटा? ये सभी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। और कौन से एडजेक्टिव है ये? हमें क्या याद रखना है कि बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड सम। तो ये जो इतने भी वर्ड्स हैं, अभी आपने प्रोनाउन पढ़ा है, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा है, उसमें मैंने आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन बताया था। तो ये सभी वर्ड्स किसको बताते हैं बेटा? ये सभी प्लूरल को बताते हैं। किसको बताते हैं? प्लूरल को। मतलब मोर देन वन को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा? मोर देन वन को। अब बात यह है कि मोर देन वन की बात हो रही है, तो हमें क्या याद रखना है कि कौन से वर्ड्स हैं? ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। कौन से वर्ड्स हैं बेटा? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से कोई पूछेगा फ्यू क्या है, तो हमें क्या बताना है? एडजेक्टिव। लेकिन अभी यहां पे किस तरह से काम करें बेटा? ये बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड सम, ये सभी किस तरह से इंडिफिनिट प्रोनाउन है। और ये अभी किसको व्यक्त कर रहे हैं? मोर देन वन। अब देखो, बोथ है तो दोनों है, एक से अधिक हो गया। तो हमें याद रखना है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, बोथ मतलब दोनों, फ्यू मतलब कुछ, मेनी मतलब भी कई होते हैं, सेवरल मतलब भी एक से अधिक की बात हो रही है, सम मतलब भी कुछ होता है। तो हमें याद रखना है कि इन सभी वर्ड्स के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा बेटा? हमारा वो प्लूरल होगा। अब चूंकि ये सभी क्या होंगे? जब ये सभी किस तरह से काम करेंगे? इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। क्या याद रखना है बेटा? इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हमें क्या याद रखना है कि बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड सम, जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करें। किस तरह से काम करें बेटा? यदि सब्जेक्ट की तरह काम करें। यदि सब्जेक्ट की तरह काम करें। अब अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो हमें क्या याद रखना है कि अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम करें, नोट कर लेना बेटा, यदि ये सब्जेक्ट की तरह काम करें। जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो हमें क्या याद रखना है बेटा? सब्जेक्ट की तरह काम करें। तो अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो चूंकि प्लूरल को बताते हैं, तो हमें क्या याद रखना है कि हेल्पिंग और तब क्या होगा बेटा? ये प्लूरल होगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो समझिए। सबसे पहले क्या याद रखना है कि बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड सम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं, जो किसके बारे में बताते हैं बेटा? प्लूरल के बारे में बताता है, जब ये सभी वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाए। तो हम लोग इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या है कि बोथ ऑफ द बुक्स, बोथ ऑफ, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हमें क्या याद रखना बेटा कि बोथ ऑफ द बुक्स नीड देयर, नीड देयर
PONTITIAL, पोटेंशियल, POTENTIAL, इसे नोट कर लेंगे। बोथ ऑफ द बुक्स नीड देयर पोटेंशियल। या फिर आप इसको इस तरह से, इस एग्जाम्पल को थोड़ा और सरल शब्दों में बता दें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। आप पोटेंशियल को पॉइंट मतलब क्लियर करके इस तरह से नोट कर लीजिए और सिंपल में, कि हमें क्या याद रखना है कि चूंकि बोथ की बात हो रही तो सिंपल सेंटेंस हम दे लिखते हैं कि बोथ ऑफ द बुक्स नीड केयरफुल रीडिंग। बोथ ऑफ द बुक्स नीड केयरफुल, बोथ ऑफ द बुक्स नीड केयरफुल रीडिंग। आप इसे नोट कर लीजिए कि बोथ ऑफ द बुक्स नीड केयरफुल रीडिंग। तो आप ये सिंपल फॉर्मेट इसको नोट कर लीजिए, और एक एग्जांपल और नोट करना है तो उसको भी नोट कर लीजिए बेटा। सम पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट, सम पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट their culture। तो हमें क्या समझ में आ गया कि एक तो एग्जांपल ये हो गया बेटा, और दूसरा एग्जांपल ये हो गया। हमें क्या क्लियर हो गया, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड सम से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसका जो बेटा हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, और ये सभी किसकी तरह काम करते हैं बेटा, प्लूरल की तरह काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 11 कैसे याद रखना है बेटा, कि बोथ ऑफ द बुक्स, चूंकि बोथ की बात हो रही, दोनों की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे बुक्स का प्रयोग हुआ और यहाँ पे नीड का प्रयोग हुआ। तो बोथ ऑफ द बुक्स नीड केयरफुल रीडिंग। सम पीपल डू नॉट, यहाँ पे देखो सम के बाद पीपल आया, तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपका प्लूरल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना जरूर बेटा। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस बेटा जरूर कराएंगे, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा इसके बाद काफी अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। आते हैं रूल नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब रूल नंबर हम लोगों ने 11 तो पढ़ लिया था, अब रूल नंबर 12 पढ़ते हैं। अब वो ध्यान से समझते हैं इसे। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है कि जैसे मेनी है बेटा, अब मेनी और मेनी ए, तो मेनी के बाद अगर मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है तो मेनी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा बेटा वो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। इसे आप नोट कर लेंगे। हमें क्या याद रखना है कि अगर मेनी का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है तो ये माइंड मेकअप कर लेना है कि इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। और अगर कहीं मेनी हो जाता है, अगर मेनी के साथ ए लग जाता है, तो हमें क्या याद रखना है कि अगर मेनी के साथ ए लग जाता है तो हमें पॉइंट क्लियर रखना है कि मेनी के साथ अगर ए लगेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि अगर मेनी के साथ कहीं ए तो नहीं लगा है। अगर मेनी है तो डेफिनेटली आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, तब तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन अगर कहीं मेनी के साथ ए लग गया तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इसके एक एग्जांपल को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं बेटा और क्लियर कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो नोट करेंगे आप लोग। पहले इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। Many enjoy इंडियन म्यूजिक। अब देखो सेंटेंस करा कि मैनी एंजॉय, मैंने नहीं कहा, देखो मैनी का प्रयोग हुआ इसलिए यहां पे एंजॉय लगा, मतलब एंजॉयस नहीं हुआ। तो सेंटेंस क्या क्लियर हो गया कि मैनी एंजॉय इंडियन म्यूजिक। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं मैनी ऑफ देम वर ब्रोकन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा मैनी का ही। मैनी ऑफ देम वर ब्रोकन। अब चूंकि देखो ये मेनी ऑफ देम की बात हो रहा है, कई में से जितनी बात कर रहे हैं कि मेनी ऑफ देम है तो मतलब कई लोग हैं, और यहाँ पे देखो वर का प्रयोग हुआ, तो हमें समझ में आ गया कि अगर मेनी का प्रयोग है जैसे सब्जेक्ट होगा,
किसी भी सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा बेटा, आपका प्लूरल होगा, क्योंकि मेनी एज ए प्लूरल काम करता है बेटा। अब आ जाते हैं, अगर मेनी ए आ गया बेटा, तो मेनी ए के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। तो उसके एक एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं बहुत अच्छे से। अब जैसे मेनी मैन वाज, अब देखो मेनी ए, फिर आगे क्या दिया है, मेनी ए मैन वाज। तो हमें क्या समझ में आया बेटा, हमें क्लियर हो गया कि मेनी लगा है, मेनी के साथ ए लगा है, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। क्योंकि ए है तो मेनी ए ही होगा, मैन होगा, सिंगुलर होगा। और यहाँ पे भी हेल्पिंग और आपका क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया। तो हमें क्या समझ में आ गया बेटा, मेनी ए मैन वाज ड्रोन्ड इन द रिवर, DROWNED, ड्रोन्ड इन द रिवर कही है, फिर इन द सी। इसे नोट कर लेंगे आप लोग कि मेनी अ मैन वाज ड्रोन्ड इन द सी। तो हमें क्या समझ में आ गया, हमें एक सिंपल सी समरी क्लियर हो गई कि हाँ सर आपने एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, अगर मेनी का प्रयोग प्लूरल की तरह होता है, मेनी के बाद जो भी वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर मेनी के साथ ए लग गया तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। हम लोगों ने अभी दो रूल क्लियर किया, एक फ्यू, उसके बाद हम लोगों ने सम को क्लियर किया, सेवरल को क्लियर किया कि अगर ये सब वर्ड आते हैं तो इनके साथ आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा बेटा, प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन अभी जो रूल हम लोगों ने पढ़ा उसमें मेनी का प्रयोग कैसे होगा, वो प्लूरल की तरह होता है, और लेकिन अगर मेनी ए लग गया तो क्या होगा, सिंगुलर की तरह होगा। मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखो बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए, रूल नंबर 13 को देखते हैं। अब देखो रूल नंबर 13 क्या कह रहा है कि हम लोगों ने 11 देखा, 12 देखा और 13 देखो। अब देखो 13 क्या कह रहा है रूल, कि मच, मोर, लिटिल, लेस। जरा इसको एज इट इज नोट कर लो बेटा। क्या रूल नोट करना है कि मच, मोर, लिटिल और लेस ये एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या है, मच भी एडजेक्टिव है, मोर भी एडजेक्टिव है, लिटिल भी एडजेक्टिव है और लेस भी एडजेक्टिव है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और यदि सब्जेक्ट की तरह काम करें, मतलब ये अगर एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है मच एडजेक्टिव, मोर, लिटिल और लेस, अगर ये चारों वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जरा ध्यान से नोट करना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कंफ्यूज करता है। तो हमें क्या याद रखना है कि मच, मोर, लिटिल और लेस, यदि ये एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर होगा। हमें बस ये याद रखना है कि अगर ये सभी वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो हमें क्या याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा बेटा, आपका वो सिंगुलर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए फादर ने आपको कोई टास्क दिया और फादर ने आपसे कहा कि बेटा कितना हो गया शाम तक। मान लीजिए कि फादर ने आपको कोई सुबह काम दिया कि बेटा इसको करना है, आपने कहा कि हाँ फादर शाम तक हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा कि कितना कंप्लीट हो गया, आपने कहा मच हैज बीन डन। तो हमें क्या समझ में आ गया कि आपने एग्जाम्पल में क्या कहा बेटा, मच हैज बीन डन, मच हैज बीन डन। अब मच हैज बीन डन मैंने कहा चूंकि मच आपका ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अगर इसी क्रम में हम ये कहें कि लेस हैज बीन डन, तो ये भी वही कंडीशंस है, लेस और हैज बीन डन। तो हमें क्या समझ में आया बेटा, हमें ये समझ में आ गया कि हाँ सर अगर ये शब्द एडजेक्टिव है, अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। हमें बस ये याद रखना है बेटा। तो हमें क्या क्लियर हो गया। अब जैसे कहूं मैं लिटिल हैज बीन डन, मोर हैज बीन डन और या फिर लेस हैज बीन डन, तो अगर हमें याद रखना है कि अगर मच, मोर, लिटिल और लेस अगर सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे बिना कुछ सोचे समझे, हमें क्या रखना है बेटा, हेल्पिंग और हमें सिंगुलर रखना है। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको रूल नंबर 13 भी क्लियर हो गया होगा। दो जो आर कनेक्टेड, जो लोग कनेक्टेड हैं, अगर समझ में आ रहा हो बेटा तो एक बार आप लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तुरंत क्लियर किया करेगी सर नाउ क्लियर, या और उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जिनको ये चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए बहुत आराम से टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे कोई दिक्कत ना हो बेटा। लाइक भी कर दो बेटा, शेयर भी कर दो उन लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। मैंने आपसे कहा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है, आप भी जानते हैं, और उसमें 25 मार्क्स की इंग्लिश आती है। इसलिए अगर आपके परिवार में, आपके रिलेशन में कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो ये सारे नोट्स आप भेज दीजिएगा। इससे अच्छा नोट्स
आपको इससे ज़्यादा 25 मार्क्स के लिए कुछ चाहिए नहीं। आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं, कोशिश करते हैं। 13 के बाद आपके पास हमारे पास है जो 13 हो गया रूल बेटा। अब इसके बाद 14 को अभी थोड़ी देर में 15 देखते हैं, इसको आप 14 कर लो पहले, इस रूल को आप 14 कर लीजिए। और देखिए क्या है आपका कि दो सब्जेक्ट, ये बड़ा ही थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है और मैं कहता हूं कि कठिन भी है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि दो सब्जेक्ट्स यदि एज वेल एज अलॉन्ग विद एक्कम्पनीड बाई, स्पेलिंग पे ध्यान दोगे जरा और जैसे पढ़ा इसे नोट कर लोगे। दो सब्जेक्ट्स यदि एज वेल एज अलॉन्ग विद ALONGWATH, देखो एज वेल एज का प्रयोग कब होता है, जब आपको पढ़ाएंगे कंजक्शन तो और अच्छे से बताएंगे। एज वेल एज का प्रयोग वहां होता है जब जैसे एक ही व्यक्ति के हम मेरिट या डीमेरिट की बात करें, एक ही पर्सन की मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे, इससे कहीं नोट कर लेना, तो हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। हमें क्या समझ में आ गया, अलॉन्ग विद मतलब एक साथ की बात हो रही है, एक्कम्पनीड की बात हो रही है, एक्कम्पनीड बाई, तो एक्कम्पनीड मतलब एक साथ होना है, मतलब एक साथ चलना, किसी काम को करना है, तो एक्कम्पनीड बाई हो गया। इसी क्रम में अगर हम बिसाइड्स की बात कर रहे हैं तो देखो बिसाइड मतलब बगल में होता है, अगर यस लग गया तो के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, इसको नोट करते चलना जरा, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। और इन एडिशन टू का मतलब ये होता है के अतिरिक्त। लाइक आप जानते हैं, अनलाइक सिंपल सी बात है, लाइक अनलाइक में। नो लेस देन, जब मैं कहूं कि इससे ज्यादा नहीं या फिर इससे कम नहीं, तो नो लेस देन की बात हो गई। रेदर देन के प्रयोग होता है कंपैरिजन के लिए, जब मैं आपको कंजक्शन पढ़ाऊंगा तो रेदर देन, नो लेस देन, ये सब बताऊंगा मैं आपको। टुगेदर विद, एक साथ होना, और विद की बात भी हो रही है एक साथ होना। हमें याद रखना है कि अगर इन शब्दों से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इन शब्दों से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, यदि इन शब्दों से, किन शब्दों से, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, एक्कम्पनीड बाई, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, रेदर देन, टुगेदर विद, अगर इन शब्दों से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है या इन शब्दों से अगर यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो आपका होगा वो आपका किसके अकॉर्डिंग होगा, वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब हेल्पिंग वर्ब आपका फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप यहां पे देखिए क्या है कि तब क्या होगा, जुड़े हो तब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जरा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या पढ़ना बेटा, नोट्स बना लीजिए। दो सब्जेक्ट यदि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, एक्कम्पनीड बाई, एक्कम्पनी मतलब एक साथ होना है, बिसाइड्स के अतिरिक्त, एक्सेप्ट सिवाय, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, रेदर देन, टुगेदर विद से जुड़े हों, तब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे एग्जांपल देखो, रोहन एज वेल एज आई, अब देखो आई दिया है, आई के बाद ए माना चाहिए बेटा, लेकिन देखो यहां पे इज लगा हुआ है, तो हमें क्या समझ में आ गया बेटा, क्यों यहां पे इज लगा, तो चूंकि जो यहां पे इज लगा हुआ है वो रोहन के अकॉर्डिंग लगा है। कहने का मतलब क्या है कि दो सब्जेक्ट अगर इन शब्दों से जुड़े होंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, रोहन के अकॉर्डिंग होगा, न कि आई के अकॉर्डिंग होगा, मतलब सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट मतलब कि आइदर देन, नाइदर, आइदर आर, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े होगा तो हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन शब्दों के बाद अगर इन शब्द इससे जुड़े हैं, अगर दो सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होगा। तो हमें क्या समझ में आ गया, रोहन एज वेल एज आई इज इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पे इज समझ में आ गया, किसके अकॉर्डिंग इज लगा है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग। क्या याद रखना है, इन शब्दों से दो अगर सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा बेटा। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया बेटा, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा, और इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो क्या पॉइंट क्लियर करना है बेटा, द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है बेटा, द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या करा बेटा, द टीचर along with his students, the teacher along with his students is coming here। अब सेंटेंस देखो क्या कर रहा है, द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स, यहां पे देखो हिज स्टूडेंट्स दिया है,
लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर अलॉन्ग विद के साथ, यहाँ पे अलॉन्ग विद दिया ना बेटा, कि अलॉन्ग विद इन शब्दों के साथ अगर जुड़े होंगे तो हेल्पिंग और किसके अकॉर्डिंग होगा, ये जो इज है ये किसके अकॉर्डिंग प्रयोग किया गया है, ये द टीचर के अकॉर्डिंग प्रयोग किया गया है। तो हमें क्या समझ में आ गया कि इन शब्दों से दो सब्जेक्ट अगर जुड़े होंगे तो हेल्पिंग और किसके अकॉर्डिंग होगा, हेल्पिंग और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, न कि सेकंड सब्जेक्ट के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट रूल पे चलें बेटा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कंफर्म करना बेटा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 14 तो क्लियर हो गया बेटा। अब रूल नंबर 14 भी क्लियर हो गया बेटा, 13 भी क्लियर हो गया। अब 15 पे आते हैं। हम लोगों ने आज कौन कौन से पार्ट को क्लियर किया है, 11 किया, 12 किया, 3 किया बेटा, 14 कर लिया। अब हम लोग 15 पे आते हैं। रूल नंबर 15 ध्यान से देखोगे बेटा। रूल नंबर 15 क्या कह रहा है बेटे कि यदि एक से अधिक प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, यदि एक से अधिक प्रोनाउन किसी भी सब सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे तो हेल्पिंग और क्या होगा बेटा, तब आपका हेल्पिंग और जो होगा वो प्लूरल होगा। तो याद क्या रखना है, जैसे एक से अधिक प्रोनाउन की बात हो रही है तो क्या होगा बेटा, जैसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इसको नोट कर लेंगे। सेकंड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है बेटा, और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर आ जाए बेटा, थर्ड पर्सन, यहां पे भी हम पर्सन लिख देंगे कि थर्ड पर्सन की बात हो जाए और यहां पे सेकंड पर्सन की बात हो जाए। सॉरी, तो सेकंड लिख चुके हैं बेटा हम लोग, पर्सन लिख लेते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सेकंड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका प्लूरल होगा। क्योंकि एक से अधिक, मैंने क्या कहा, अगर किसी भी सेंटेंस में यदि एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए तो अपने दिमाग में सेट रखो, ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा बेटा, हेल्पिंग और आपका प्लूरल होगा। आपको याद होगा मैंने प्रोनाउन में बताया था। एक एग्जाम्पल बताते हैं बेटा और समझाने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, यू, ही एंड आई। अब सेंटेंस देखो क्या करा, यू, ही एंड आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। इसे नोट कर लीजिए, यू, ही एंड आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। अब जरा सोचो, मैंने यहां पे हैव लगाया है, क्यों लगाया, चूंकि यहां पे तीनों पर्सन है, यू, ही एंड आई। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ सर, इस रूल में एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अगर तीनों फॉर्मेट की बात होगी, प्रोनाउन की बात होगी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, तब हम लोग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा बेटा हमारा, वो प्लूरल होगा। अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन की बात हो जाए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात हो जाए, तो सेकंड पर्सन भी तो हो सकता है, जैसे ये आपका 2 3 1 हो गया। इसी प्रकार हमारा ये भी तो हो सकता है बेटा, जैसे 2 1 हो जाए, मतलब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो जाए बेटा, या फिर सेकंड पर्सन हो जाए और थर्ड पर्सन हो जाए बेटा। तो हमें क्या याद रखना है बेटा कि ऐसी कंडीशन में भी हेल्पिंग और क्या होगा, हेल्पिंग और आपका प्लूरल होगा बेटा। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। तो हमें सिंपल सी भाषा क्या समझ में आ गई बेटा कि अगर ये यदि एक से अधिक प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका क्या होगा बेटा, वो आपका प्लूरल होगा। जरा इसको अच्छे से नोट कर लेना बेटा, सेकंड और फर्स्ट पर्सन के पॉइंट को और सेकंड और थर्ड के पॉइंट को, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पॉइंट और समझ लो, थर्ड और फर्स्ट को भी नोट कर लेना, जैसे यहां पे सेकंड हो गया बेटा, और थर्ड और फर्स्ट को भी नोट कर लेना, थर्ड और फर्स्ट। तो हमें समझ में आ गया कि अगर इस तरह से कोई भी सेंटेंस आता है तो हमें क्या याद रखना है, हेल्पिंग और क्या रखना है बेटा, हेल्पिंग और हमें प्लूरल रखना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा, जैसे यू एंड ही। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा यू एंड ही, अब यू एंड ही है ना बेटा, एक से अधिक की बात हो रही है, तो यू एंड ही, अब यहां आप क्या करेंगे, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क,
इसे नोट कर लो बेटा एग्जाम्पल को, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से क्लियर करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं है बेटा, बस टू द पॉइंट क्लियर होता जाए बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर हो गया। रूल नंबर 15 और रूल नंबर 16 में आते हैं। याद रखने वाली क्या बात मैंने बताया बेटा, कि यदि एक से अधिक प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आ जाए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये तो क्लियर कर दिया बेटा, 14 हो गया, 15 हो गया, अब 16 पे आते हैं। देखो रूल नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। रूल नंबर 16 देखो, जितने भी, अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन हमेशा एक समूह की बात करते हैं। तो क्या याद रखोगे, अगर कलेक्टिव नाउन की बात हो, यदि कलेक्टिव नाउन की बात हो, इसे नोट कर लेंगे, यदि कलेक्टिव नाउन की बात हो, कलेक्टिव नाउन की बात हो, अगर कलेक्टिव नाउन की बात हो तो याद रखोगे, चूंकि कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि सभी एक साथ बात कर रहे हैं। तो हमें याद हो क्या रखना है कि यदि कलेक्टिव नाउन की बात हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर होगा। याद क्या रखना है, यदि कलेक्टिव नाउन की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर होगा। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। कलेक्टिव नाउन की बात हो मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन है बेटा ना, अगर ये समूह की बात करें, मतलब क्या याद रखोगे, समूह की बात करें, समूह की बात करें, तो हमें क्या याद रखना है बेटा, यदि कलेक्टिव नाउन समूह की बात करें, या बात हो समूह की बात करें, या फिर कलेक्टिव नाउन की बात हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा बेटा, आपका हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे क्लियर करते हैं बेटा, जिससे आपको कोई डाउट न रहे बेटे। एग्जाम्पल क्या है ये समझ लेते हैं बेटे हम लोग। दी फैमिली, द फैमिली वॉज elated by this news। अब देखो elated मतलब होता है हैप्पी, द फैमिली वाज elated by this news। तो ये आप नोट कर लीजिए, द फैमिली वाज elated by this news, फैमिली खुश हुई किस न्यूज से, इस न्यूज से बेटा। तो यहां तक हमें समझ में आ गया बेटा। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटे। द असेंबली इज गोइंग टू द असेंबली is the assembly is going to sit tomorrow। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। The assembly is going to sit tomorrow। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन रूल नंबर 16 क्लियर हो गया। क्या समझ में आया बेटा हमें, कि यदि कलेक्टिव नाउन समूह की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपका सिंगुलर होगा। लेकिन अब समस्या आती है कि सर अगर कलेक्टिव नाउन समूह की बात ना करे तब, अगर कलेक्टिव नाउन समूह की बात नहीं करते हैं बेटा, तब आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि अगर कलेक्टिव नाउन समूह की बात नहीं करेंगे बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में हम हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। तो नोट कर लीजिए, यदि कलेक्टिव नाउन समूह की बात न करके, एक यूनिट की बात न करके, अगर यदि वो अलग अलग बात करें, अगर अलग अलग अपने विचारों को व्यक्त करें, तब ऐसी सिचुएशन हम क्या करेंगे, तब हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा, तब आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। तो हमें ऐसी सिचुएशन में नोट करके लिखना बेटा। अगले पेज पे मैं आपको नोट करके बता दूं जिससे क्लियर हो जाए आपको। नोट करके क्या लिखेंगे बेटा, नोट करके लिखेंगे, यदि कलेक्टिव नाउन, यदि कलेक्टिव नाउन अलग अलग विचार पे बात करें, अलग 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 विचारों पे बात करें, विचारों पे बात करें, अलग अलग विचारों पे बात करें, मतलब यदि कलेक्टिव नाउन
किसकी बात करें, अलग इकाई की बात करें या अलग अलग इकाई की बात करें, या फिर आप कह सकते हैं इसको इकाई भी कह सकते हैं, या फिर आप यूनिट भी कह सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आ गया कि यदि कलेक्टिव नाउन अलग अलग या फिर इकाई या यूनिट की बात करें या फिर विचारों पे बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा बेटा, आपका प्लूरल होगा। इसे नोट कर लीजिए। क्या याद रखना है बेटा, यदि कलेक्टिव नाउन समूह की बात करेंगे तब तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। यदि कलेक्टिव नाउन अलग अलग विचारों पे बात करें या फिर अलग अलग इकाई पे बात करें, अलग अलग यूनिट पे बात करें, उनके एक्शन ऑफ द मोड अलग हों, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, तब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, सिंगुलर होता है। एक एग्जांपल के द्वारा इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है बेटा, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। द टीम वर putting on their यूनिफॉर्म्स। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, द टीम वर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स। अब देखो, द टीम वर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, अब यहां पे वर करो चाहे आर करो, अगर प्रेजेंट की बात होगी तो आर हो जाएगा। द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, मतलब टीम में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो इनके मोड ऑफ द एक्शन जो है, इनके जो कार्य करने के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो हमें क्या याद रखना है बेटा, सिंपल सी बात याद रखनी है कि हाँ सर, द टीम वर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स या फिर द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स। क्योंकि यदि कलेक्टिव नाउन, मैंने आपसे कहा था कलेक्टिव नाउन है, तब अगर एक ही समूह की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। अगर इनके कार्य करने की शैली जो है वो अलग अलग है, तब क्या करेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब, तब आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द ज्यूरी वर divided in their opinions। तो हमें समझ में आ गया कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब जो ज्यूरी है, जो मेंबर ऑफ द जजेस हैं, वो अपने ओपिनियन में क्या है बेटा, वो अपने ओपिनियन में अलग है। मतलब क्या समझ में आ गया कि उनका ओपिनियन एक नहीं है। जब ओपिनियन एक होगा तब यहां पे क्या होता, द ज्यूरी वाज होता, लेकिन यहां पे चूंकि इनके विचार अलग अलग हो गए हैं, तो हमें क्या समझ में आ गया कि हाँ सर, कलेक्टिव नाउन अगर समूह की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। अगर इस समूह की बात न करके अलग अलग विचारधारा व्यक्त करेंगे, अलग अलग इकाई में काम करेंगे, अलग अलग वर्किंग नेचर को फॉलो करेंगे, तब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, तब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये रूल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल पे पढ़ते हैं बेटा और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने कौन सा रूल क्लियर किया बेटा, रूल नंबर 16 क्लियर किया। अब रूल नंबर हम लोग 17 पे आते हैं और समझते हैं बेटा। रूल नंबर 17 ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 17, देखो रूल नंबर 17 को अगर हम समझें तो थोड़ा सा सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ए ग्रेट डील ऑफ, अगर ये आ जाए, ए ग्रेट डील ऑफ, जरा शब्द को अच्छे से नोट करना है। ए ग्रेट डील ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, तो हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा, एक तो हो गया ए ग्रेट डील ऑफ, एक हो गया ए प्लेंटी ऑफ, और एक वर्ड और है बेटा जैसे लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ, अगर ये शब्द, इन शब्दों के बाद याद क्या रखना है, यदि इन शब्दों के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है, अगर इन शब्दों के बाद क्या है बेटा, अगर इन शब्दों के बाद काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल नाउन है, तब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, तब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। ये अच्छे से नोट कर लेना, ए ग्रेट डील ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ और लॉट्स ऑफ। अगर इन शब्दों के बाद, ए ग्रेट डील ऑफ मतलब अधिक मात्रा में,
और अगर हम कहें प्लेंटी ऑफ, ये भी प्रचुर मात्रा में ही हो गया बेटा। और लॉट्स ऑफ, आप जानते हैं लॉट का मतलब ही अधिक होता है, तो हमें समझ में आ गया कि अगर इन शब्दों के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग और प्लूरल होगा बेटा। लेकिन अब सिचुएशन आता है कि सर अगर अनकाउंटेबल है तब क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं बेटा। तो अगर अनकाउंटेबल है, नोट करके क्या लिखोगे, नोट, अगर इन शब्दों के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इन शब्दों के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो ऐसी सिचुएशन हम क्या करेंगे बेटा, तब हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। इसको पहले नोट कर लो बेटा, फिर मैं एक एक एग्जांपल के द्वारा दोनों चीजें समझा दो बेटा। एग्जाम्पल को देखो अब, जैसे लॉर्ड्स ऑफ बॉयज वर देयर। अब देखो मैंने कहा कि लॉर्ड्स ऑफ बॉयज, तो यहां पे बॉयज हो गया, तो बॉयज को तो हम काउंट कर सकते हैं ना बेटा, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं अगर काउंटेबल नाउन है तो यहां पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। और अब यही कंडीशन आ जाए कि अगर मैं कहूं कि अनकाउंटेबल की बात आ जाए तो एक एग्जांपल अनकाउंटेबल का भी देख लेते हैं बेटे। अब जैसे मैं कहूं लॉट्स ऑफ राइस, दूसरा एग्जांपल देखो, लॉट्स ऑफ राइस, लॉट्स ऑफ राइस वाज सोल्ड। अब जरा सोचो मैंने क्या कहा, मैंने यहां पे देखो लॉट्स ऑफ का प्रयोग किया, इसके बाद मैंने बॉयज लगाया, तो काउंटेबल नाउन है बॉयज, और राइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो कहने का मतलब है कि इन शब्दों के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तब तो प्लूरल होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, तब सिंगुलर होगा। बस यही मैजिक जानते रहो बेटा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हमारे समझने में यहीं से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमें ये भी क्लियर हो गया कि हाँ सर, यहां तक भी क्लियर कर दिया आपने बहुत अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है कि रूल नंबर 17 भी आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। कहीं कोई डाउट होगी तो इसको भी हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 18। अगर आपको कहीं न समझ में आया बेटा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा आप इसे क्लियर कर दीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, वी आर कमिटेड टू यू मीन्स फॉर होलिस्टिक लर्निंग। हम लोग होलिस्टिक लर्निंग की तरफ पढ़ाना चाहते हैं। होलिस्टिक लर्निंग का मतलब होता है टू द पॉइंट लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 17 के बाद रूल नंबर 18 की तरफ। अब देखो रूल नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, आपको याद क्या रखना है रूल नंबर 18 में। सबसे ज्यादा जरूरी है कि रूल नंबर 18 को हम समझने से पहले एक चीज को कंफर्म करना पड़ेगा कि यदि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि नॉट ओनली या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, क्या याद रखना है बेटा, यदि नॉट ओनली या नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तब हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट नाउन के अनुसार होगा, नियरेस्ट नाउन के अनुसार होगा। हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट मतलब पास वाले नाउन के अनुसार होगा, नियरेस्ट मतलब पास। तो हमें क्या समझ में आ गया, यदि नॉट ओनली या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों, तब हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट नाउन के अनुसार होगा। एक एग्जांपल के द्वारा इसे क्लियर कर लेते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉट ओनली यू बट आई एम, नॉट ओनली यू एक यहां पे नॉट ओनली के साथ एक वर्ड और ऐड कर लो, नॉट ओनली बट बेटा, नॉट ओनली बट, तो नॉट ओनली यू बट
आई एम टू ब्लेम। तो हमें समझ में आ गया कि यदि नॉट ओनली और बट या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तब हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट नाउन के अनुसार होगा। अब देखो यहाँ पे एम का प्रयोग हुआ, तो एम किसके अनुसार से प्रयोग हुआ? यहाँ पे आई के अनुसार प्रयोग हुआ। इससे पहले हम लोगों ने एज वेल एज को क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा फर्स्ट वाले के अनुसार। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होंगे तो हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। मेरे समझाने का बेटा जो पॉइंट है वो यही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 18 भी क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है बेटा तो यू में आस्क किया। अब आ जाते हैं हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, रूल नंबर 19, जो हमारे लिए और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 19 को देखते हैं बेटा और इसको समझते हैं, जो टू द पॉइंट वे में समझते हैं। जहां तक मैंने आपको बताया है उसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे और आपके लिए एक छोटा सा वर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे नो वर्ड है। अब सिचुएशन ये कहता है कि अगर नो के बाद प्लूरल वर्ब है या प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर नो एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाए, मान लो ये है नो और ये एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाए, एज ए सब्जेक्ट। अब सिचुएशन है कि यदि नो एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाए, नो एज ए सब्जेक्ट, और इसके बाद अब नो के बाद मान लो नो एज ए सब्जेक्ट हुआ प्रयोग, और नो के बाद अगर क्या आ जाए बेटा? नो के बाद अगर मान लो सब्जेक्ट अगर जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब नो के बाद सब्जेक्ट का मतलब अगर नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग, और अगर इसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, नो के बाद सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, तो ऐसी सिचुएशन हम क्या फॉलो अप करेंगे? तो दोनों सिचुएशन को पहले हम लोग नो के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। नो के अकॉर्डिंग क्या करा बेटा? नो के बाद आने वाला वर्ब उसके बाद वाले नाउन पे निर्भर करता है। तो आई मीन टू से व्हाट, जैसे नो के बाद जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, अगर नो के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर नो के बाद सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा बेटा? तो हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल होगा। तो हमें क्या समझ में आ गया कि हमें नो से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले नो दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यदि नो वन आ जाए तब पर भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन यहां पे सिचुएशन अलग है। नो अगर प्रयोग किया गया और नो के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या समझेंगे बेटा? कि नो के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंपल सी बात है बेटा कि तो हेल्पिंग और सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग और प्लूरल होगा। तो एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझ लेते हैं बेटे और अच्छे से। अब एक एग्जांपल समझते हैं, उसी के क्लियर करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं टू मैन, नो टू मैन, नो टू मैन थिंक ए लाइक। आप ऐसे नोट कर लीजिए, नो टू मैन थिंक ए लाइक। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? नो के बाद यहां टू दिया है ना जी, और यहां पे मैन है या मियन है, तो प्लूरल हुआ, इसलिए यहां पे थिंक हुआ। अगर यहीं पे हो जाता कि नो मैन थिंक्स अलाइक तो यहां पे क्या होता? अगर मैं यहां पे कह देता कि नो टू मैन है ना बेटा, अगर यहीं पे सेंटेंस से होता कि नो मैन थिंग्स अलाइक तो यहाँ पे सेंटेंस अलग हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ सर, आपने एक चीज क्लियर कर दिया कि अगर नो के बाद प्लूरल है सब्जेक्ट, सॉरी बेटा, टू, नो टू मैन, तो अगर नो के बाद प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? आपका प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे थिंक आ गया, नहीं तो थिंक्स आता। मतलब दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकते। तो हमें क्या समझ में आ गया कि नो टू मैन थिंक अलाइक। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं नो वन इज देयर, अगला एग्जाम्पल क्या है? नो वन। अब नो के बाद वन आ गया तो सिंगुलर हो गया, नो वन इज देयर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कौन सा रूल था बेटा? यहाँ हम लोगों ने रूल नंबर 18 और रूल नंबर 19 था। कौन सा रूल था बेटा? रूल नंबर 19। अच्छे से नोट करो बेटा इसे, बार बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है रूल। अब मैं नहीं चाहता आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन हो इस रूल में, व्यक्तिगत तौर पे इसमें कोई कंफ्यूजन न रहे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बेटा।
कहीं कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन रूल नंबर 20, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रूल नंबर 20। देखो एक वर्ड है इंग्लिश में बड़ा समस्या करता है, आल। आल क्या है? आल न्यूमेरल भी है, मतलब इसको हम काउंट भी कर सकते, दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है, काउंटेबल की भी तरह और अनकाउंटेबल की भी तरह। मतलब ये न्यूमेरल की भी तरह प्रयोग किया जाता है। ये कैसे प्रयोग किया जाता है? न्यूमेरल मतलब काउंटेबल की भी तरह प्रयोग किया जाता है। और यदि आल का प्रयोग काउंटेबल की तरह हो, मतलब न्यूमेरल हो, और इसी का प्रयोग क्वांटिटी भी की तरह भी किया जाता है, क्वांटिटिव की भी तरह प्रयोग किया जाता है। तो हमें क्या समझ में आ गया? अगर क्वांटिटिव है तो अनकाउंटेबल हो गया। तो अगर आल का प्रयोग काउंटेबल की तरह प्रयोग किया जाएगा और अनकाउंटेबल की तरह मतलब क्वांटिटिव की तरह, तो अगर आल का प्रयोग काउंट न्यूमेरल की तरह प्रयोग किया गया जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हमें समझ में आ गया कि इसके बाद क्या होगा बेटा? तब हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि ये काउंटेबल है ना बेटा। अनकाउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा आपका? ये प्लूरल होगा। और अगर क्वांटिटिव है, अनकाउंटेबल है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा बेटा? तब यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। तो हमें क्या समझ में आ गया कि अगर आल के बाद, आल दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है, न्यूमेरल की भी तरह प्रयोग किया जाता है और क्वांटिटेटिव की भी तरह प्रयोग किया जाता है, मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। तो अगर आल के बाद काउंटेबल नाउन है तो हमें क्या याद रखना है कि हम जिसको काउंट कर सकें तब तो हेल्पिंग और काउंटेबल होगा। अगर आल के बाद अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट है, तो हमें क्या याद रखना है? ऐसी परिस्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा बेटा आपका? वो आपका सिंगुलर होगा। तो सिंपल सी फॉर्मेट हमें क्या याद रखना है? हमें बस ये याद रखना है कि हाँ सर आपने एक चीज क्लियर कर दी है, आल के बाद अगर काउंटेबल है, अगर आल के बाद काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तब हेल्पिंग वर्ब आपका ये प्लूरल होगा बेटा। तब याद क्या रखना है बेटा? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन अगर आल के बाद दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। यही मेरे बताने का बार बार कंडीशंस है। ये जो मैंने यहां तक ये बताया पॉइंट, वो यही बताने की कोशिश की है। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके एग्जांपल्स को बताऊं बेटा मैं। इसको क्वांटिटेटिव करिए, इसको जरा बेटा इसको जरा स्पेलिंग आप इसमें सही करिए। क्वांटिटेटिव, TATIV, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो हमें समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं बेटे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया पार्ट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटे, एक एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं बेटा आल के, तो हमें क्या लिखना है बेटा? जैसे ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल, जैसे ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल। एक तो हमें यह समझ में आ गया कि देखो आल का प्रयोग किसके हिसाब से हुआ, तो हमें समझ में आ गया कि इस आल का प्रयोग दोनों तरीके से हो सकता है। आल का प्रयोग कैसे हो सकता है? एक तो आल का प्रयोग हो सकता है क्वांटिटेटिव की तरह जिसको हम काउंट न कर सकें, और आल का प्रयोग न्यूमेरल की भी तरह हो सकता है जिसको हम काउंट कर सकें। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ सर ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल। अब देखो आल हो गया, लेकिन आल के बाद आया तो एज ही ना बेटा, तो हमें क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटे, जैसे ऑल ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ऑल इज नॉट ऑल द डिफेंडर्स वर प्रूव्ड, all the defenders were proved guilty, मतलब जितने भी डिफेंडर्स थे बचाव में थे वो सभी दोषी करार पाए गए। तो हमें क्या समझ में आ गया? आल के बाद देखो यहाँ डिफेंडर्स हैं, तो आल के डिफेंडर्स मतलब पर्सन हैं जो डिफेंड करें अपने आप को, हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि ऑल द डिफेंडर्स वर मिस व्हाट प्रूव्ड गिल्टी। तो इसे नोट कर लीजिए। मुझे नहीं लगता यहां पे कोई डाउट होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या समझ में आया आपको बेटा इस रूल से, रूल नंबर 20 से? कि रूल नंबर 20 से हमें समझ में आ गया हाँ सर, अगर आल के बाद काउंटेबल है
तो हमें क्या याद रखना है, अगर काउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, अगर अनकाउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। और दोनों तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि आल का प्रयोग दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। आल का प्रयोग एज सब्जेक्ट भी कर सकते, एज मीन्स काउंटेबल भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, दोनों तरीके से आल का प्रयोग हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक रूल नंबर 20 तक क्लियर हो गया होगा। बचे हुए सिर्फ 9 रूल्स और हैं जिस पे हम लोगों को डिस्कस करना है, और उस सीरीज को आज ही के दिन में मुझे कंप्लीट करना है। अभी थोड़ी देर में बाद एक इम्पॉर्टेंट क्लास होगी आपका जो वोकेब पावर की होगी, और उसी क्रम में मैंने सोचा है कि आज इस पार्ट को क्लियर कर देते हैं। बचे हुए 9 रूल्स और हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद बेटा आपकी बैक टू बैक क्लासेस हैं, उस पर आप पूरा फोकस करेंगे। तो मिलते हैं बेटे हम लोग 5 मिनट के गैप के बाद। थैंक यू।